तो आज के मार्केट के महारथी सेगमेंट का रुख करेंगे क्योंकि बाजार में बहुत उतार चढ़ाव है और इसमें सही दिशा और साथ ही क्या करना है आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है एक्सपर्ट से। वो एक्सपर्ट्स जो कि साल दर साल और ना जाने कितने बजट्स उन्होंने देखे हैं। और आज इस शो में हम बात करेंगे, खास बातचीत करेंगे डीआर चोकसी फिनसर्व के एमडी देवेन चोकसी से। उनका स्वागत भी करना चाहेंगे। देवेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इचिना स्वदेश पर। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। उम्मीद है कि कल जो भी इलेक्शन का वर्डिक्ट आया है उसके बाद जो नर्वसनेस हमने देखी मार्केट्स में, खास तौर से रिटेल पार्टिसिपेंट्स में, कल से आप भी इन्हीं सब चीज़ों का एनालिसिस कर रहे होगे, बहुत सारे लोगों को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे होगे। पर सबसे पहले बताइए कि इस इलेक्शन वर्डिक्ट से क्लियरली मार्केट बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं है, बट क्या लगता है कि ये जो वॉलेटिलिटी है और क्या ये जो गिरावट है कुछ दिन और कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि ये इतना निराशाजनक है, या फिर एक सेंटिमेंट हिट हो गया है उससे, या फिर मार्केट एक बेस बनाने की कोशिश करेगा इन स्तरों पे? जरूर, शुक्रिया मुझे आपके शो में इनवाइट करने के लिए। एक तरीके से इसको देखते हैं। आपने सबसे पहले जो वोलाटिलिटी का कंसर्न दिखाया और इन्वेस्टर को किसी इसमें मार्गदर्शन देना चाहिए। 2019 में जब भी इलेक्शन का वर्डिक्ट आया था, तभी उसका जो ये वीक था, वो वीक जब भी वर्डिक्ट आया था, वो वीक के अंदर इंडिया वीक्स करीबन 30 के आसपास पहुंच गया था। 30% के आसपास थी वोलाटिलिटी। Before the budget, that is on before the election poll result came out, on 3rd June, VIX was 20. Yesterday, कल VIX करीबन 27 के आसपास पहुंच गई थी। जनरली ऐसा देखा गया है कि जब भी ऐसी कोई बड़ी इवेंट आती है, तभी वोलेटिलिटी बढ़ती है, वो स्वाभाविक है। उसके बाद में जो 2019 में देखा गया था, वो भी एक इतना इम्पोर्टेंट है। फॉलोइंग 3 वीक्स के अंदर द VIX केम डाउन टू 15, दैट इज हाफ। करीबन हम भी ये सच समझ के चलते हैं कि जो 27 के आसपास की जो वीक्स है, वो करीबन अगले 2-3 वीक के अंदर सेटल डाउन हो जाएगी बिटवीन 12 टू 14, 15 के आसपास। सो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, आई थिंक मार्केट वोलेटिलिटी विल प्ले आउट in a due course of time. Now the second question about the verdict, election verdict. इलेक्शन वर्डिक्ट के अंदर डेफिनेटली आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बीजेपी को 272 जो मेजोरिटी पार्लियामेंट के लिए चाहिए वो नहीं है, agreed. But at the same time, they are the single largest party, and their equation is not so bad. Even if you minus JDU and TDP, which is not the case here, both the parties have given confirmation कि वो बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट के साथ में है। मैं ऐसा समझता हूँ कि इवन इफ दैट इज नॉट देयर, स्टिल आई थिंक द इक्वेशन इज नॉट बैड। आई थिंक दे हैव गॉट द सपोर्ट ऑफ अदर एमपीज व्हिच हैव वन इन इंडिपेंडेंट कैपेसिटीज। तो मैं ऐसा मानता हूँ गवर्नमेंट तो जरूर फॉर्म होगी। मैं ऐसा मान के चलता हूँ मार्केट को जो चीज चाहिए कि रिफॉर्म्स कंटिन्यू होंगे कि नहीं होंगे। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि रिफॉर्म्स जरूर कंटिन्यू रहेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट का काम है ओवरऑल रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाना, एंड एट द सेम टाइम पास ऑन द बेनिफिट टू पीपल। ओनली अपीजमेंट पॉलिसीज हैव नॉट वर्क फॉर एनीबडी इन पास्ट, नाइदर दे थिंक कि उनके लिए थर्ड टर्म में अपीजमेंट पॉलिसी काम करेगी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अपीजमेंट पॉलिसी की तरफ ये गवर्नमेंट जा रही है। इनफैक्ट कल प्राइम मिनिस्टर का जो एड्रेस था, उसमें भी उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है कि दे विल कंटिन्यू विथ एग्रेसिव रिफॉर्म्स इन कमिंग 5 years। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट इतना डिसअपॉइंट नहीं हुआ है आफ्टर लिसनिंग टू द टॉक यस्टरडे। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जो शुरुआत में आज सुबह में मार्केट में नर्वसनेस थी, वो नर्वसनेस मार्क टू मार्केट मार्जिन कलेक्ट करने की ब्रोकर की तरफ से क्लाइंट के पास में थी। जैसे ही पेन कंप्लीट होता है, आई थिंक द मार्केट रिकवर्स, और मेरा ऐसा मानना है कि एज वी आर टॉकिंग मार्केट हैज रिकवर्ड। सो थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी प्ले आउट हो सकती है, बट ओवरऑल मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट विल गेट रिकवर्ड। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमने एक एनालिसिस किया था कि जब भी मार्केट पास्ट के 20 साल के अंदर, जब भी पास्ट में मार्केट ने 5% से ज्यादा फॉल दिया है, तो उसके बाद में मार्केट ने कैसा बिहेव किया है। 1 डे, 1 वीक एंड 1 मंथ, 1 ईयर। एक हमने एनालिसिस के अंदर ऐसा पाया कि करीबन 13% से बढ़कर 45% तक मार्केट ने अप्रिसिएशन दिया है, जब भी इतना बड़ा फॉल एक साथ में आया है तभी। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये फॉल लंबा टाइम टिकेगा। ऑन द कॉन्ट्री, आई बिलीव कि सिलेक्टिवली इंडिविजुअली क्वालिटी स्टॉक्स यहाँ से इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, जो सबसे बड़ा दिक्कत है हमें, और आई थिंक इन्वेस्टर को भी होना चाहिए,
नॉन क्वालिटी स्टॉक्स को आपने जो प्रीमियम देके रखा था, उसमें आपको डेफिनेटली काफी लंबा टाइम इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक दैट प्रीमियम वाज नॉट जस्टिफाइड अर्लियर ऑल्सो। और आज की तारीख में भी अर्निंग ग्रोथ के बावजूद आपने प्रीमियम दिया है, तो उसको आपको जस्टिफाई नहीं रहेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। So that is a caution that we would like to add, but otherwise analysis remains absolutely firm and clear. भाई पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आप बहुत इंपॉर्टेंट और बात काफ़ी क्रूशल जंक्शन पे आप हमारे से बातचीत कर रहे हैं और आपसे उनका काफ़ी विजन भी मिल रहा है। एक तो आपने जो बात रखी ना, थोड़ा कॉशियस रहना, वैसे कोई पॉलिसी को लेकर ना ही शपथ को लेकर ना ही सरकार के चलने को लेकर अभी कोई डाउट है। देवेन भाई एक चीज़ और मेरे को बताइए, मार्केट के अंदर जो दूसरी वरीसम सिचुएशन है वो ना एफ की है। ये एफ इंडिया में रुक क्यों नहीं रहे हैं और उनको माल बेच के क्यों जाना है? चाइना ज़्यादा पसंद है या फिर कुछ और प्रॉब्लम आप नोटिस कर रहे हो? So डिम्पी, आई थिंक आप इतने सालों से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो। जो एफ है उसके अंदर दो तरह के इन्वेस्टर है। एक जो इन्वेस्टर है लंबे तरसे के लिए इन्वेस्ट करता है, और दूसरा जो है वो ट्रेडर है, जो ईटीएफ के माध्यम से आता है, इंडेक्स के माध्यम से आता है। अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर जिन्होंने पैसे मार्केट में से निकाले हैं, वो ज्यादातर ट्रेडर्स के फंड निकाले। इनफैक्ट आफ्टर 2008 सिस्टमेटिकली इफ यू सी, इमर्जिंग मार्केट के अंदर जो एडिशनल फंड फ्लो आया है, उसके अंदर ज्यादातर प्रभाव ट्रेडर्स और ईटीएफ का रहा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो पैसा यहाँ से मार्केट में निकला है, वो पैसा निकल के चाइना की तरफ मुड़ा है, बिकॉज आई थिंक दे फाउंड इंडिया मार्केट एक्सपेंसिव, हाई ऑन वैल्यूएशन एंड ऑल दोस पॉइंट ऑफ इश्यूज। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि एफआई पैसा निकाल रहा है, उससे चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑन द कंट्री आप ये तरह से देखें एफआई का, कि इवन दो दे हैव टेकन आउट सो मच ऑफ मनी एंड दे आर होल्डिंग एट सीरीज टू 13%, स्टिल दे आर $800 billion इन्वेस्टमेंट इन इंडिया मार्केट, राइट। $800 billion के ऊपर आई थिंक आज 1% का भी मार्केट में बदलाव आता है तो $8 बिलियन को उनको चेंज आता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि I think they stay invested, and maybe I think they are likely to come back into the India market if the valuations become attractive. आज की तारीख में इंडिया मार्केट के अंदर वैल्यूएशन नैरेटिव हैज बिकम सच अ स्ट्रांग नैरेटिव कि वो फंडामेंटल को बाजू पे रख के नैरेटिव के ऊपर काम चलाते हैं। दैट इज व्हाई आई थिंक वी आर सीइंग दैट लेट द वैल्यूएशन गेट रेशनलाइज्ड, and I think you will find attractive proposition for investors to come back into India markets. बिल्कुल। देवेन जी, सेक्टर स्पेसिफिक व्यू क्या बन रहा है आपका अभी तक? कल के मैंडेट आने से पहले डिफेंस, इंफ्रा, बैंक्स, ये सब स्टॉक्स बहुत चल रहे थे और पसंद भी आ रहे थे, लेकिन कल का जब मैंडेट आया तो थोड़ा, आज हम जब ब्रोकरेज व्यू भी पढ़ रहे थे तो वो भी थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहे थे और पोर्टफोलियो में बदलाव करने की सलाह भी दे रहे थे। आपका क्या व्यू बन रहा है? कल जो नतीजे आए उसके बाद क्या पोर्टफोलियो में भी कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? किसी सेक्टर में एक्सपोजर बढ़ाने की ज़रूरत है? सो पूजा, एक चीज हम ऐसा देख रहे हैं यहाँ पे कि पोर्टफोलियो के अंदर इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा बनेगी, ना कि सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन। अगर आपको अगले 4 साल के अंदर बैंकिंग क्षेत्र के अंदर 20% का लोन ग्रोथ दिखता है, तो बैंक्स लाइक एसबीआई, बैंक्स लाइक एचडीएफसी, बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई, इवन बजाज फाइनेंस, these are some of the financial institutions and the banks definitely I think will be selected in the portfolio of the investor, क्योंकि उसको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है ये मार्केट के अंदर ऊपर नीचे होने से। their business situation remains absolutely strong even though with the truncated majority in the parliament by the government, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ जो कंपनीज रिन्यूएबल क्षेत्र के अंदर अपने प्रोग्राम आगे बढ़ा रही है, उनके लिए अगले 5 साल का रोडमैप बहुत क्लियर है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज देखे, अडानी न्यू इंडस्ट्री देखे, या टाटा ग्रुप की कंपनीज देखा, या लार्सन को देखे, आई थिंक देयर प्रोग्राम पर्टेनिंग टू रिन्यूएबल्स इट इज नॉट चेंजिंग, और चेंज हो गया भी नहीं। अगले 25 साल तक ये प्रोग्राम चालू रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन द गवर्नमेंट। सो फ्रेंकली स्पीकिंग, ये स्टॉक्स के जो भी दाम घटते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी बनती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए। मैं ये स्टॉक्स के नाम के साथ में इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ कि इन्वेस्टर को जब भी हम बात करते हैं तभी एक रेफरेंस पॉइंट देना पड़ता है, इसलिए मैं देता हूँ ना। इसको आप इसको रिकमेंडेशन या टिप मत समझिए, दैट डिस्क्लेमर आप ऐड कर लीजिए। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट के हिसाब से आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, बट रिमेन्स द वन पॉइंट रिमेन्स वेरी क्लियर कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जिसके अंदर अगले 4 साल के अंदर बैलेंस शीट डबल होने की क्षमता है,
वो बिजनेस को मार्केट वैल्यू देगा, उसको प्रीमियम देगा. सो कंसंट्रेट ऑन इंडिविजुअल कंपनीज एज अगेंस्ट आई थिंक द सेक्टर फोकस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है देवेंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हमेशा की तरह आपने बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस दी, ना केवल इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, बल्कि और स्विंग ट्रेडर्स को भी दी, जो इस तरह की अपॉर्चुनिटी का भी वेट कर रहे हैं कि ठीक है मार्केट में कोई कॉन्फिडेंस दिलवाए, हम आते हैं ना, और आपकी बात सुन के थोड़ा कॉन्फिडेंस आ भी रहा है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी